मुझे इस बाग में काम करते हुए 1 महीना हो गया था। मैंने अपनी तनख्वाह लेने के लिए जब बड़े मालिक को फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बंगले के अंदर ही हूँ, बंगले के अंदर आकर पैसे ले जाओ। मेरी अम्मा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ख़राब थी और मैं सोच रहा था कि इस बार की तनख्वाह मिलेगी, तो मैं सबसे पहले अपनी अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। मुझे यूँ भी अपनी अम्मा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं उन्हें मामूली सी तकलीफ़ में भी नहीं देख सकता था। जब मैं बंगले में पहुंचा तो बड़े मालिक सहन में बैठे हुए थे। वे मुझे देखते ही खुश हो गए और मुझसे पूछने लगे, तुम ठीक हो, घर पर सब ठीक है? मैंने उन्हें बताया कि जी हाँ, सब ठीक है। वे अम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब है। मैं अपनी तनख्वाह लेने के लिए आया हूँ ताकि उनका इलाज करा सकूँ। बड़े मालिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी मजदूरी मेरे हाथ पर रख दी थी। ये मेरी पहली कमाई थी जिसकी मुझे अनजानी से खुशी हो रही थी। बड़े मालिक ने मुझे बैठने को कहा और चाय पानी का भी पूछा, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा मुझे अम्मा को अस्पताल लेकर जाना है। जब मैं बंगले से बाहर निकल रहा था तो मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जिसको देखकर मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। न जाने वह बहुत खूबसूरत थी या मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया मेरे साथ रुक गई हो। उस लड़की ने भी मुझे नज़र भर कर देखा। वह भी मुझे बड़ी प्यार भरी नज़रों के साथ देख रही थी। जब मैं उसके पास से गुजरने लगा तो एक दूसरी लड़की जो उसके साथ वाली थी, उसने कहा, तन्वी जल्दी उठो। उसका नाम सुनकर मैंने भी अपने होठों से वह नाम दोहराया था, तन्वी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी आ गई। मैं अपने घर की तरफ आ गया, मगर मेरा दिमाग उस लड़की में ही उलझा हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि वे कौन है, न जाने उसका बड़े मालिक के साथ क्या रिश्ता था। वे कपड़े से तो किसी बड़े घर की लग रही थी। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं उन सस्ते और पुराने कपड़ों में कहीं से भी उस लड़की के काबिल नहीं लग रहा था। मगर मैं अपने दिल का क्या करता? मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी नज़रें मेरी होकर भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं अम्मा को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने के लिए कहा था। मैं अम्मा को लेकर वापस आ गया था। घर आने के बाद मैं कुछ देर के लिए सो गया था क्योंकि मेरी बाग में ड्यूटी रात को होती थी। जैसे ही मैं सोने के लिए आंखें बंद की तो छम से वही लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया था। उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान फैली हुई थी और वह शरारती निगाहों से मुझे घूर रही थी। मैंने फ़ौरन से अपनी आंखें खोल दी। अपनी बदलती हुई हालत से मैं खुद घबरा रहा था। फिर जैसे ही रात हुई तो खाना खाने के बाद मैं बाग में आ गया था। मेरा काम उस बाग में रखवाली करने का था। ये बड़े मालिक का बाग था और रात में मैं अकेला इस बाग में ड्यूटी देता था ताकि कोई भी यहाँ ना आ सके। दिन भर तो बड़े मालिक के आदमी यहाँ वहाँ फिरते रहते थे। उनके होते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे बाग में आ सकें। दिन के समय मैं अपने घर में आराम करता था और रात को ड्यूटी देता था और इस काम की मुझे अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती थी। आज भी जब मैं बाग में टहल रहा था, मुझे एक तरफ से पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता था। कभी मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती थी तो कभी पायल की झनकार सुनाई देती थी, तो कभी ऐसा लगता था जैसे ठंडी हवा का झोंका मुझे छू कर गुजर गया हो। मैं बहुत बहादुर नौजवान था। मैं ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। मैं जानता था कि यहाँ पर जो कोई भी है वह मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है और उसका मकसद मुझे कोई नुकसान पहुँचाना नहीं है। अगर मुझे उसे कोई नुकसान पहुँचाना होता तो वह काफ़ी पहले ही पहुँचा दिया होता, क्योंकि यहाँ पर काम करते हुए मुझे काफ़ी दिन गुजर गए थे। अगली सुबह जब मैं घर जाने लगा तो बड़े मालिक का एक नौकर मेरे पास आया और कहने लगा कि बड़े मालिक का हुक्म है कि इस पुराने अनार के पेड़ को काटकर फेंक दिया जाए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वह ना तो फल दे रहा है और ना ही वह हरा भरा हो रहा है। बड़े मालिक इसकी जगह पर कोई और पेड़ लगाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। रात को जब मैं कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। मैंने अपनी नज़र घुमाकर देखा। वही लड़की हाथ हिलाकर मुझसे पेड़ काटने के लिए मना कर रही थी। मैंने कुल्हाड़ी फेंक दी तो वह लड़की बंगले के अंदर चली गई। मैं बैठा बैठा ख्यालों में खो गया था। मुझे बड़ा आदमी बनने का शौक़ था। उस वक्त मैं मैट्रिक में था। मेरा इरादा कॉलेज में जाने का था। मेरे बाबा बड़े मालिक के यहाँ माली थे। मेरे बाबा ने मेरी पढ़ाई के लिए
बड़े मालिक से पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। वे कहने लगे, आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। भला बड़े मालिक को मेरे पढ़ने से क्या परेशानी थी। लेकिन मेरे बाबा चाहते हुए भी मुझे पढ़ा नहीं पा रहे थे। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता था, मगर ऐसे घर में पड़े पड़े भी तंग आ गया था। मैंने अपने बाबा से कहा कि मैं शहर में जाकर काम सीखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे शहर में जाकर काम सीखने की इजाज़त दे दी थी। जब बड़े मालिक को ये बात पता चली तो उन्हें इस बात पर भी गुस्सा आया। वे बाबा से कहने लगे, हमारे यहाँ पर इतनी ज़मीन है और वे पढ़ा लिखा भी है। अगर वे कोई और काम नहीं करना चाहता तो मुंशी का काम कर ले। मगर मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने कुछ और सोच रखा था। शहर में जाने के बाद मैं एक दुकान पर लग गया और साथ में अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया। मैं हॉस्टल में एक कमरे में रहता था, जहाँ पर 4-5 लड़के कमरा शेयर करते थे। यूँ मेरे हिस्से में कम किराया आता था और जब भी कभी छुट्टियों में घर जाता था तो मैं अपनी किताबों को वहीं पर रख जाता था। मैं बीए कर चुका था, मगर मेरे घर वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वे यही समझ रहे थे कि मैं वहाँ पर काम सीख रहा हूँ, मगर मैं आगे भी पढ़ रहा था। एक दिन अचानक से ही मेरे बाबा हम लोगों को छोड़कर चले गए थे। एक दिन वे बड़े मालिक के साथ जंगल से पौधे लाने गए हुए थे कि जंगल में एक सांप के डसने से उनकी मौत हो गई थी। वह सांप बहुत ज़्यादा जहरीला था। उसके काटते ही जहर फैल गया और मेरे बाबा की मौत हो गई। बाबा की मौत के बाद मुझे लग रहा था कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। उस वक्त बड़े मालिक ने हमारा बहुत सहारा दिया था, हमारी बहुत मदद की थी। इसके बाद अम्मा ने मुझे दोबारा शहर जाने ही नहीं दिया। मैं भी अम्मा और बहन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था और ना ही उन्हें अपने साथ शहर लेकर जा सकता था। बड़े मालिक ने मुझे बाग की रखवाली का काम दे दिया था। आज भी मैं बाग में अपनी जगह पर बैठा हुआ अनार के पेड़ के बारे में ही सोच रहा था, जब एकदम से ही मेरे पास आकर बैठ गई। आज चांदनी रात थी, हर चीज़ चांदनी में नहाई हुई थी और चाँद की रोशन रोशनी में उसका चेहरा भी चाँद की तरह नज़र आ रहा था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज मैं उसे दूसरी बार इतने करीब से देख रहा था और आज भी मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। मेरी हालत देखकर वे खिलखिला कर हंस पड़ी और मैं उसकी हंसी में खोकर रह गया। काफ़ी देर के बाद होश में आया तो वह भी टकटकी लगाकर मुझे ही देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि रात के अंधेरे में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसकी बातों से मुझे पता चला कि वे बड़े मालिक की बेटी है। वे कहने लगी, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। ये सुनकर मुझे शौक लगा था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि शायद वह यहाँ पर मेहमान हैं, बल्कि वह तो बड़े मालिक की बेटी थी। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता था। इससे मोहब्बत करना तो दूर की बात थी। अगर उसके घर वालों को ये बात पता चल जाती तो वे मेरी बोटी बोटी करके कुत्तों के आगे डाल देते। यही बात जब मैंने उससे की तो वह हंसने लगी और कहने लगी, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। मेरे लिए ये हैरत की बात थी कि इतने अमीर आदमी की बेटी को आखिर एक गरीब बाग की रखवाली करने वाले में दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई थी। बंगले का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा सख्त था। बंगले से निकलना भी आसान नहीं था। ऐसे में अगर उसको कोई यहाँ पर देख लेता तो न जाने क्या होता। ये सोचकर ही मुझे झुरझुरी आ गई थी। तन्वी कहने लगी, मैं तुम्हारी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे कहने पर तुमने इस अनार के पेड़ को नहीं काटा। इस पेड़ के साथ मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं। इस पेड़ को बचपन से मैंने और मेरी माँ ने लगाया था। फिर वहाँ से उठकर उस पेड़ में पानी डालने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने वह बात बताई जो मुझे पता ही नहीं थी।
वे कहने लगी, मेरी माँ से पिताजी की दूसरी शादी थी। जब मेरे पिताजी की पहली बीवी मर गई तो उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली थी। पिताजी बहुत ही सख्त थे। वे मेरी माँ को बहुत बंदिशों में रखते थे। शादी के 1 साल बाद ही मैं पैदा हो गई थी। मेरी माँ मुझ में और मेरे भाई में कोई फ़र्क नहीं करती थी, मगर भाई भी मेरी माँ को बहुत परेशान करते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी ने माँ पर हाथ उठा दिया। उस दिन माँ को भी गुस्सा आ गया और माँ मुझे लेकर मामा के घर चली गई। पिताजी ने बहुत बुलाया मगर मेरी माँ दोबारा इस घर में नहीं आई। अभी कुछ ही समय पहले मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई तो पिताजी ने मुझे यहीं बुलवा लिया। मेरी इस घर में माँ के साथ बस एक यही याद बाकी है कि मेरी माँ ने मेरे साथ ही इस अनार के पेड़ को लगाया था। मैं उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था, मगर मुझे इस बात का डर था कि अगर इसको यहाँ पर किसी ने देख लिया तो उसके साथ भी न जाने क्या करेंगे। इसकी भी पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। सुबह के करीब मैं वहाँ से उठकर चली गई और उसके जाते ही मुझे जैसे अधूरेपन का और खालीपन का एहसास होने लगा था और दिल ही दिल में मैं उसकी बहादुरी का कायल हो गया था। अब हर दूसरे दूसरे दिन वह रात को बाग में आ जाती थी। मैं हर रोज़ उसका इंतज़ार करता रहता था और जब वह आती थी वे पूरी रात हम दोनों वहाँ पर बातें करते रहते थे। दिन निकलने से पहले उठकर वे अपने घर चली जाती थी। मुझे हैरत थी कि आखिर वे इस कदर बहादुर कैसे हो गई थी। क्या मोहब्बत सबको यूं ही बहादुर बना देती है? इसका मतलब था कि वे मुझे चाहने लगी थी, तभी तो उसने इतने बड़े ख़तरे को मोल ले लिया था। इस दौरान अनार का पेड़ भी काफ़ी फूलदार होने लगा था और उस पर दोबारा से फल भी आने लगे थे। अगले दिन मेरा महीना ख़त्म हो गया था और मुझे तनख्वाह लेने के लिए बंगले में जाना था। उस दिन जब मैं बंगले से वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने तन्वी को देखा। वे एक लड़की के साथ हंसते मुस्कुराते बंगले से बाहर जा रही थी। मैं उसे देखकर वहीं रुक गया और मुझे यूं खड़ा देखकर वह अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गई। वह उस वक्त काले रंग के कपड़ों में थी और काले रंग में उसका गोरा रंग दमक रहा था। वे तेज़ी से मेरे पास से गुजरने लगी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, काफ़ी दिनों से तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रही हो, उसकी आंखों में एकदम डर उतरता सा महसूस हुआ। वह मुझसे गुस्से से कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? दिमाग तो ठीक है? मैं हैरान और परेशान रह गया। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? वे कहने लगी, तुम जानते हो किसके साथ बात कर रहे हो? लगता है तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। जब मैं घर आया तो काले काले बादल घिर कर आ रहे थे, मगर मेरा हर चीज़ से दिल उठ चुका था। कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि दूसरी लड़की की वजह से उसने मुझसे इस तरह से बात की हो। मैं खुद ही अपने आप को दिलासा दे रहा था। काफ़ी दिनों से वह मुझसे मिलने के लिए बाग में नहीं आ रही थी। पूरी पूरी रात मैं उसका इंतज़ार करता रहता और फिर सुबह बेचैन और बेबस वापस लौट जाता था। मुझे उसकी इस कदर आदत हो गई थी कि अब मुझे लग रहा था कि उसके बग़ैर रहना इतन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर चंद दिन मैं उससे और दूर रहा तो मर जाऊंगा। तभी मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने एक ख़त लिखा और बंगले में काम करने वाली एक नौकरानी जो मेरी बहन की दोस्त थी और हमारे पड़ोस में ही रहती थी, वह मुझे अपना भाई मानती थी। जब मैंने वह ख़त उसे दिया तो वह हैरान परेशान होकर मुझे देखने लगी। वे कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? बड़े मालिक बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्होंने ये ख़त देख लिया तो फिर क्या होगा? मैंने उसे समझाया और कहा कि फ़िक्र मत करो, तन्वी मुझे बहुत पसंद करती है और वह किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। मैंने ख़त में अपने दिल का हाल बताया था और उसके बाग में न आने का कारण पूछा था।
मैं बड़ी बेसब्री से उसके वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। शाम को जब मैं बाग में पहुंचा ही था तो कम्मो मुझे दूर से आती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने पूछा क्या हुआ? तब उसने मुझे एक ख़त दिया और कहा कि उन्होंने मुझे ये जवाब तो दे दिया है, मगर मुझे डर है कि ये ख़त लाते हुए मुझे किसी ने देख ना लिया हो। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम घबराओ नहीं और घर जाओ। मैंने उससे वह ख़त ले लिया और वे वहाँ से चली गई। तो मैं उस ख़त को पढ़ने लगा। उस ख़त में उसने मुझे बाग में ना मिलने आने का कारण लिख रखा था। उसने बताया कि उसके घर वालों ने उसे देख लिया है। उसने बताया कि कुछ ही दिन पहले उसके भाई ने शादी कर ली है और उसकी भाभी हर समय उस पर नज़र रखती है। वे मुझसे दूर रहने को मजबूर हैं। अभी फ़िलहाल मैं भी उससे मिलने की कोशिश ना करूं। ये ख़त देखकर मैं परेशान हो गया और ख़ामोशी से उस ख़त को अपनी जेब में डाल दिया और उस बारे में सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या है। मुझे ऐसा लगा कि तभी वे मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी आंखें तो बेसब्री से उसका इंतज़ार देख रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ बहुत आगे जा चुका हूँ। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारने के सपने सजा चुका हूँ, मगर वह वहाँ थी ही नहीं। मेरा दिल बेचैन था। दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उस दिन बाग से वापस आते हुए रास्ते में फिर से मेरी तन्वी के साथ मुलाकात हो गई। वे सुबह सुबह शायद मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हुई थी। अब क्योंकि मुझे सच मालूम हो गया था तो मैं नज़रें झुका उसके सामने से गुज़रने लगा। उसके साथ उसकी भाभी भी थी। अब की बार मैंने उसे शिकायती नज़रों से देखा और सोचा कि मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है। अगर ये मुझे अच्छी लगती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो दिल का मामला है, दिल जिस पर भी आ जाए। उस दिन न जाने कैसे ये बात छोटे मालिक तक पहुंच गई। रात को जब मैं बाग में पहुंचा तो वहाँ पर छोटे मालिक अपने आदमियों के साथ खड़े थे। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा और मार मार के जब वे थक गए तो उन्होंने मुझे उठाकर मेरे घर के दरवाजे के सामने फेंक दिया। मेरे नाक और मुंह से खून निकल रहा था और मैं अपने होशो हवास खो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर बिस्तर पर था और मेरी अम्मा और बहन मेरे साथ बैठी हुई थी और रो रही थी। मैंने उठने की कोशिश की मगर दर्द की वजह से मैं उठ नहीं सका। जब मैं कुछ समझने के काबिल हुआ तो अम्मा कहने लगीं कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मैंने हैरानी से अम्मा को देखा कि हुआ क्या है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वे रोते हुए कहने लगीं कि छोटे मालिक बहुत गुस्से में हैं और कम्मो भी ने भी मुझे बताया है। तुमने उनकी बहन पर बुरी नज़र डाली है, इसलिए वे तुम्हारी बहन से बदला लेने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जब मैंने बाहर नज़र दौड़ाई तो हर तरफ अंधेरा फैल रहा था। मुझ में उठने की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसी हालत में मैं माँ और बहन को कहाँ लेकर जाता। मैंने घर छोड़ने से इनकार कर दिया, मगर अम्मा ज़िद कर रही थी, हमें अभी के अभी यहाँ से जाना है, वरना छोटे मालिक के आदमी तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को ही नहीं छोड़ेंगे और मैं इस उम्र में अपनी जवान औलाद का दुख नहीं देख सकती। अम्मा की ज़िद के आगे मैं मजबूर हो गया। हमारे पड़ोसी जो रिक्शा चलाते थे इस मौके पर हमारे काम आए। उन्होंने हमें अपने रिक्शे पर स्टेशन तक छोड़ दिया था। जब मैं गांव से जा रहा था तो मैंने एक नज़र उस गांव पर डाली। मैं अपना दिल जैसे यहीं पर छोड़कर जा रहा था। छोटे मालिक के आदमी हमें चारों तरफ से घेरे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मा और बहन को लेकर कहाँ जाऊंगा। फिर मुझे अपने एक दोस्त का ख्याल आया
जिसके साथ मैं हॉस्टल में रहता था और एक दुकान पर हम दोनों इकट्ठे ही नौकरी कर चुक रहे थे। तब मैंने उसको कॉल की और उसे अपनी परेशानी बताई तो वो कहने लगा, मेरे दोस्त का एक फ़्लैट खाली पड़ा है, फ़िलहाल तुम लोग वहाँ पर आ जाओ। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। मैं अम्मा और बहन को लेकर दोस्त के बताए हुए पते पर पहुंच गया। उस वक्त मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं थे जिससे हम 2 वक्त का खाना खा सकते और अपने लिए कुछ कपड़े ही ख़रीद लेते, क्योंकि हम तो अपना सब कुछ वहीं पर छोड़कर आ गए थे। मैं इस तरह से घर छोड़कर आना नहीं चाहता था, मगर अम्मा और बहन के आगे मैं मजबूर हो गया था। अगर छोटे मालिक के आदमी मेरी बहन को उठा कर ले जाते तो मैं उनके सामने क्या कर सकता था। उस समय मेरे दोस्त ने मेरी बहुत मदद की। कुछ दिन तक तो मेरे शरीर की चोटें मुझे उठने नहीं देती थी, मगर फिर धीरे धीरे मेरे घाव सही होने लगे थे और मेरे दोस्त ने मुझे एक जगह पर काम पर भी लगवा दिया था। उसने मुझे अपने साथ शॉपिंग मॉल में जॉब पर लगवा दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया था। ऐसे में मुझे बार बार तन्वी की बहुत याद आती थी। उसे भी शायद मेरी याद आती होगी, न जाने वे किस हाल में होगी। जहाँ तक मैं छोटे मालिक को जानता था, वे गुस्से के बहुत तेज़ थे और ये भी हो सकता था कि उन्होंने अपनी बहन को भी प्यार करने की सज़ा दी हो, क्योंकि छोटे मालिक से किसी भी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मैंने पढ़ाई का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया था, मगर मुझे पढ़ने का दिल नहीं करता था। जब भी किताब खोलता तो तन्वी का चेहरा निगाहों के सामने आ जाता था। मैं फिर किताब को बंद करके दोनों हाथों से सिर को थाम लेता था। मेरी बहन की सहेली जो बड़े मालिक के यहाँ काम करती थी, मैंने उसे फ़ोन करके कहा कि वह मेरा फ़ोन नंबर तन्वी को दे दे। उसने ऐसा ही किया। अब हर रात के वक्त तन्वी मुझे फ़ोन कर लेती थी। उसे भी पता था कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। वह मुझसे थोड़ी देर बात करके फ़ोन रख देती थी और कह देती थी कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अब मेरे दिल में भी तसल्ली थी और मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा रहता था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं ख़ुद को किसी काबिल बनाऊंगा। मुझे अब सबसे ज़्यादा अपनी बहन की टेंशन थी कि अगर छोटे मालिक हमारा पता करते हुए यहाँ तक पहुँच गए तो मेरी बहन के लिए मुसीबत हो जाएगी। मेरी ये परेशानी भी मेरे दोस्त ने ही हल कर दी थी। उसने मेरी बहन के साथ शादी करने के लिए मेरी अम्मा से कहा था। वह भी हमारे हालात बहुत अच्छी तरह से जानता था। मेरी अम्मा ने बहुत ही सादे तरीके से उन दोनों की शादी करवा दी। मेरी बहन बहुत ही सादे तरीके से विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। अब हम माँ बेटे अकेले रह गए थे। अब अम्मा की मेरी बहन की तरफ से टेंशन दूर हो गई थी। लेकिन इन सब बातों में एक दिन मेरा फ़ोन कहीं पर गिर गया था और मेरी काफ़ी दिनों से तन्वी से कोई बात नहीं हो पाई थी। मैंने एक फ़ोन लेकर उसे चालू कर लिया था। अब मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था। उस रात मैं अम्मा के पास बैठा हुआ था, बातें कर रहा था, मगर मुझे तन्वी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैंने अम्मा से नींद आने का बहाना किया और उठकर अपने कमरे में आ गया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके तन्वी का नंबर मिलाने लगा, मगर तन्वी का नंबर लगातार बंद आ रहा था। मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की का नंबर मिलाया तो वह मेरा फ़ोन उठाते ही मुझे डांटने लगी। वे कह रही थी, भाई आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितने फ़ोन मिलाए थे? ये सुनकर मैं परेशान हो गया
और उससे पूछा कि मुझे जल्दी से तन्वी के बारे में बताओ, वे कैसी है। मेरी बात सुनकर वह उदास होकर कहने लगी, भाई मैं आपको कैसे बताऊं कि यहाँ पर क्या क्या हो गया है। मैंने उससे दोबारा पूछा कि मुझे तन्वी के बारे में बताओ, वे कैसी है। वे कहने लगी कि बड़े मालिक की अचानक ही मौत हो गई थी। उनकी मौत का कारण किसी की भी समझ में नहीं आया था। बड़े मालिक के मरते ही छोटे मालिक ने सारी ज़मीन जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया था। वह तन्वी मैडम की शादी अपने साले से करवाना चाहते थे। वे एक गुंडे टाइप का आदमी था। वह ज़बरदस्ती तन्वी मैडम के साथ शादी करना चाहता था। तन्वी मैडम ने आपको बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तब वे बंगले से भाग गई। कोई भी नहीं जानता वे कहाँ हैं। ये सुनकर मैं घबरा गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं तन्वी के बारे में पता चल जाए। मैंने कम्मों से भी बोल दिया था कि जैसे ही तन्वी के बारे में पता चले फ़ौरन मुझे फ़ोन करें। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता था और रात को वापस आता था, और घर में आने के बाद भी मैं पढ़ता था। मैं एमए की तैयारी कर रहा था। पेपर्स के बाद मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं हैरान रह गया था। जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया था। जल्द ही एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरी नौकरी लग गई थी। अब मेरा अच्छा खासा गुजारा हो जा रहा था। मैंने एक अच्छे इलाके में अपना छोटा सा सही मगर अपना घर ले लिया था और अपनी अम्मा के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया था। जब कभी घर पर मेरी बहन आती तो अम्मा से कहती कि कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी यूँ एकदम से बदल जाएगी। हमने कभी गांव से बाहर निकलने के बारे में सोचा भी नहीं था, और अब कितना ज़माना हो गया है कि गांव की शक्ल तक नहीं देखी है। उसकी बात सही थी। मुझे भी अपने गांव की और तन्वी की बहुत ज़्यादा याद आती थी। एक बार मुझे ऑफिस से आते हुए रात हो गई थी। मैं अपने घर से थोड़ी ही दूर था और पैदल ही घर जा रहा था। तभी मुझसे कोई बहुत तेज़ी से टकराया था। मैंने उसे देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वह तन्वी थी। मैंने उसे देखते ही सवालों की बरसात कर दी। वह भी मुझे देखकर हैरान थी। वह मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, फ़िलहाल मुझे छुपा लो। मैं उसे लेकर एक दीवार की ओट में खड़ा हो गया था। तभी वहाँ पर 3-4 गुंडे भागते हुए आए। अंधेरे की वजह से वे हमें देख नहीं सके और वहाँ से चले गए। मैं तन्वी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आया। मेरी अम्मा भी उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। मैंने उससे पूछा, तुम इतने दिनों से कहाँ थीं? वे कहने लगी, मेरे पिताजी के मरते ही मेरे सौतेले भाई ने मुझ पर जुल्म करने शुरू कर दिए थे। वे मेरी शादी अपने गुंडे साले से करवाना चाहता था, मगर एक दिन मौका मिलते ही मैं वहाँ से भाग गई। लेकिन मुझे एक गिरोह ने पकड़ लिया था। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ से भागने में सफल हो गई और तुमसे टकरा गई। मरते समय मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाऊं। मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया, मगर तुम्हारा फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। वे मेरे सामने थी और मुझे मेरी खुशनसीबी का यकीन दिला रही थी। ज़िंदगी यूँ मेहरबान हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने उसके साथ शादी कर ली। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई थी।